इसका सबसे पिछड़ा जो ब्लॉक है बनकटवा है, जहाँ के बच्चे रोड के अभाव में विद्यालय में सही ढंग से नहीं जा पाते हैं। तो सर, आप किस मुद्दा के साथ अपने क्षेत्र में सांसद का चुनाव लड़ेंगे? जब ये सवाल करेंगे इस तरह के समस्याओं का, जो जन समस्याएं बोल सकते हैं हम लोग, इन जन समस्याओं का जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको वो दूसरे चीज़ों में उलझा देंगे। बात समझ रहे हैं आप हमारी? आपको जात धर्म इस सब की राजनीति, इस तरह की बातों में ऐसे उलझाएंगे कि आप अपने मुद्दों के बारे में भूल जाएंगे। एक रोजगार मेला उन्होंने लगाया है बेतिया में, जो हाल में चल रहा है, जहाँ पे बेतिया लोकसभा के तमाम युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है, और जिसमें रोजगार वहाँ मिलेगा जो प्राइवेट कंपनियां हैं। आप इससे कितना सहमत है? युवाओं को प्राइवेट कंपनी में रोजगार देना, आज देना कल धक्का मार के बाहर निकाल देना, क्या लगता है कि उससे अब क्षेत्र के बच्चों का विकास हो पाएगा? 15वां साल में अब वो रोजगार मेला लगा रहा है। भाई, पिछले 15 सालों में किया क्या आपने? क्या किया जो आज रोजगार मेला लगाना पड़ रहा है? जब भी किसी रोड, नली, गली, पुल पुलिया का उद्घाटन होता है तो सांसद महोदय आते हैं, फीता काट के उद्घाटन करके चले जाते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अगले दिन से ही भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता है। एकदम लोकल बालू, लोकल गिट्टी और घटिया क्वालिटी के सीमेंट से निर्माण करता है। जब हम सवाल पूछे तो हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन जब आप सांसद बनेंगे बेतिया लोकसभा से, तो आपके समय में कैसा काम होगा? मैं वो नहीं करूंगा जो वो कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं संकेत? कैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर बेईमानी और इस तरह की काम करता है, 2 नंबर का काम क्यों करता है, आप इस बात को समझ रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ बेतिया लोकसभा के भावी सांसद प्रत्याशी डॉक्टर मंजर नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इनसे संसदीय क्षेत्र से संबंधित लोगों का जो भी समस्या है उस पर विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी हमारे यहाँ स्वागत है। अच्छा सर, बेतिया लोकसभा के आप भावी प्रत्याशी हैं, पूरे क्षेत्र में लगभग आपके नाम का डंका बज चुका है। जनता इस चीज़ का इंतजार कर रही थी कि कोई तो वो चेहरा सामने आए जो डॉक्टर संजय जायसवाल को सीधा टक्कर दे। लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। सच्चाई है, क्योंकि पिछले कई दशक से देखा जाए तो एक ही परिवार में सांसद को लगातार रखने का नतीजा उस क्षेत्र के लोगों ने भुगत लिया। ना तो सड़क का व्यवस्था सही है, ना ही पुल पुलिया का निर्माण हो पाया है, और शिक्षा पे बात कीजिए तो सबसे पिछड़ा जिला तो पूर्वी चंपारण, लेकिन इसका सबसे पिछड़ा जो ब्लॉक है बनकटवा है, जहाँ के बच्चे रोड के अभाव में विद्यालय में सही ढंग से नहीं जा पाते हैं। तो सर, आप किस मुद्दा के साथ अपने क्षेत्र में सांसद का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि चंपारण, तो देश का सबसे एक पिछड़ा राज्य है बिहार, और इस पिछड़े राज्य में सबसे पिछड़ा ये क्षेत्र है चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी। और इसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ा रखने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो एक परिवार जिसके पिता और अभी पुत्र पिछले 25 सालों से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। तो मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता हूँ, आप समझ रहे हैं। तो इन्होंने 25 सालों में बड़ी मेहनत करके, प्रयास करके इस क्षेत्र को पिछड़ापन के गर्त में धकेल दिया है। और आपने जो बातें अभी कही कि यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब लोग अब खुल करके सामने बोल रहे हैं। जब मैं अभी क्षेत्र में गया, देखा, लोगों से बातें की, तो उनका यही कहना है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता है कि अच्छे जो व्यक्ति हों वो आएँ और जिनको इन समस्याओं का ज्ञान हो, और उसके बाद उनके पास इन समस्याओं का समाधान हो। ऐसे लोगों की तलाश में हम लोग कब से थे। तो ये बड़ी गर्मजोशी हमको दिखने को मिलती है लोगों के अंदर, और उत्साह। अच्छा सर, बेतिया लोकसभा से आप चुनाव लड़ेंगे, और बेतिया और शिवहर लोकसभा का एक बॉर्डर है जिसका नाम है बनकटवा ब्लॉक, बेतिया लोकसभा में ही आता है। अगर आप उस क्षेत्र में गए हो तो ठीक हो। वहाँ के लोगों का समस्या सर देखिएगा, वहाँ अभी तक रोड का व्यवस्था सही नहीं है। हर दिन बच्चे गिरते हैं, किसी का हाथ पैर टूटता है, किसी का साइकिल टूट जाता है। उसके बावजूद भी अब तक जो सांसद महोदय, उनका एक भी नज़र बनकटवा ब्लॉक पे नहीं जाता है। वहाँ के लोग बड़ी बेसब्री से आपके चेहरा का इंतजार कर रहे हैं कि आप मेरे सामने हमारे समस्याओं को सुने और कोई समाधान बताएं। संजीत जी, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए जो अभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा, आप तो मेरे सामने बैठ के मेरे सवालों का जवाब दे रहे, सवाल सुन रहे हैं। जब हम माइक उनके सामने लाते हैं तो उनका ड्राइवर गाड़ी लेके भाग जाता है, फिर किससे सवाल पूछें? और सर, एक बार बता दूं कि ये पहली बार कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने 3-4 बार उनसे बहुत प्यार मोहब्बत से बात करने का प्रयास किया
कि अगर उस क्षेत्र का लोग वोट आपको देते हैं तो सवाल पूछने का अधिकार भी उनको है, लेकिन हमारे सवाल का जवाब देते कहाँ, वो तो सुनते ही नहीं है कुछ, जैसे माइक देके तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। आप जब ये सवाल करेंगे इस तरह के समस्याओं का, जो जन समस्याएं बोल सकते हैं हम लोग, इन जन समस्याओं का जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको वो दूसरे चीज़ों में उलझा देंगे। बात समझ रहे हैं आप बिल्कुल। हमारी? आपको जात, धर्म, इस सब की राजनीति, इस तरह की बातों में ऐसे उलझाएंगे कि आप अपने मुद्दों के बारे में भूल जाएंगे। मैंने उनसे पूछा था एक बार, बनकटवा में हमको मिले थे वो, अचानक मिल गया तो मैंने सवाल अचानक पूछना शुरू किया। मैंने पूछा कि मैं आपसे मात्र 4 सवाल पूछूंगा। इस क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि नहीं 4 नहीं, 1 सवाल पूछना है। अच्छा, सांसद महोदय के पास इतना भी समय नहीं है कि मेरे 4 सवालों का जवाब दे। 1 सवाल बोलते कि 1 सवाल पूछ लीजिए आप। देखिए, अभी तो फिलहाल वो बेरोजगार हो गए हैं। जो जिम्मेदारी थी पार्टी की वो किसी दूसरे व्यक्ति को, इम्पोर्टेड व्यक्ति को दे दी गई है। तो अब तो उनके पास समय, आप पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछिए। अच्छा, एक रोजगार मेला उन्होंने लगाया है बेतिया में, जो हाल में चल रहा है, जहाँ पे बेतिया लोकसभा के तमाम युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है, और जिसमें रोजगार वहाँ मिलेगा जो प्राइवेट कंपनियां हैं। आप इससे कितना सहमत है? युवाओं को प्राइवेट कंपनी में रोजगार देना, आज देना कल धक्का मार के बाहर निकाल देना, क्या लगता है कि उससे अब उस क्षेत्र के बच्चों का विकास हो पाएगा? अभी हमारे पास कुछ युवा हैं भाई, इधर कैमरा करके दिखा दो। मैं इनको देख रहा हूँ। ये अब अपने एक एज होता है, उस एज के बाद लड़के हताश, निराश हो जाते हैं। और जो व्यक्ति पिछले 15 सालों से लगातार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 15वां साल में अब वो रोजगार मेला लगा रहा है। भाई, पिछले 15 सालों में किया क्या आपने? क्या किया जो आज रोजगार मेला लगाना पड़ रहा है? ये आप खुद अपने स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने 15 सालों में यदि कुछ किया होता तो आज ही मेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को रोजगार मिला होता। जो लड़के पढ़ के बेरोजगार हो जा रहे हैं, अब उनको आप पिछले 15 सालों में अगर ध्यान दिए होते तो आज ही रोजगार मेला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि पिछले 15 सालों में उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, जो आज रोजगार मेला लगाना पड़ रहा है। ये तो खुद उनके कृत से पता चल रहा है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, जब भी किसी रोड, नली, गली, पुल पुलिया का उद्घाटन होता है तो सांसद महोदय आते हैं, फीता काट के उद्घाटन करके चले जाते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अगले दिन से ही भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता है। एकदम लोकल बालू, लोकल गिट्टी और घटिया क्वालिटी के सीमेंट से निर्माण करता है। जब हम सवाल पूछे तो हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन जब आप सांसद बनेंगे बेतिया लोकसभा से, तो आपके समय में कैसा काम होगा? मैं वो नहीं करूंगा जो वो कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं संकेत, कैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर बेईमानी और इस तरह की काम करता है, 2 नंबर का काम क्यों करता है, आप इस बात को समझ रहे हैं। और जब आप प्रतिनिधि से जाएंगे बोलने, वो आपके माइक से दूर भागेगा मुंह छुपा के, तो आप समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे क्या खेल होता है। तो इस तरह का काम हम लोग जो ईमानदारी के साथ राजनीति करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ना, ये एक जन सेवा होता है, ये एक समाज का सेवा है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं मानते हैं। यह हमारा पेशा नहीं हो सकता है कि हम इससे अपना घर और परिवार चलाएं। ठीक यानी है, कि जनता की सेवा के लिए आप राजनीति में आ रहे हैं। स्वाभाविक है। ये इसकी डेफिनेशन है कि ये जन सेवा है, समाज सेवा है। ठीक है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर इसको अपना पेशा बना लेता है तो फिर वो अपने इस समाज सेवा में ईमानदारी नहीं रख सकता है। और जब वो ईमानदार नहीं होगा तो फिर वो किसी दूसरे के भ्रष्ट होने को रोक भी नहीं सकेगा। जो जैसे आपने उदाहरण दिया कि सड़क निर्माण होता है, अगले दिन से सड़क टूट जाती है, तो ये बहुत समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि क्यों इस तरह का कार्य हो रहा है। ये अगर ईमानदार जनप्रतिनिधि हो तो वो उसके सामने वो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो उसमें जो उसका एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि कितना क्या उसका मटेरियल लगाना, हाँ, मिश्रण का उसका एक ये होता है, वो अगर रहेगा तो वो तो सालों साल, मैंने देखा है कि अंग्रेजों के टाइम के बने हुए रोड आज भी वैसे ही भी है, बिल्कुल आज भी वैसे ही हैं। और जो अभी जो लोग आजकल जो लोग गवर्न कर रहे हैं देश को, उसी अंग्रेज़ों के ये मुखबिर रहे हैं। और उनकी जो गवर्नेंस थी, फूट डालो और राज करो, उसी पे चल रहे हैं।
और एक चीज़ इन्होंने उसमें ऐड कर ली है, करप्शन। इन लोगों ने वो ईमानदारी जो उनकी थी उससे आगे बढ़ के ये उसको अब अपना पेशा बना लिया है। तो पेशा जब बनाएंगे तो क्या होगा, वो लूट खसोट होगा। लूट खसोट मचाएंगे ही। और वो जो हो रहा है फिर आप तो देख रहे हैं समाज में क्या है, अभी क्षेत्र क्यों बेहाल होता चला गया। पिछड़ा हुआ राज का पिछड़ा एरिया फिर ये और पिछड़ता चला गया। आपने कहा बनकटवा का क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है कि हर जगह ये प्रॉब्लम। सड़क क्या, आप शिक्षा को देखिए, क्या किया इन लोगों ने शिक्षा में। शिक्षा व्यवस्था में इन लोगों ने एक तरह से लोगों को ठगी का बना लिया है। शिक्षा में क्या हुआ, हर पंचायत में इन लोगों ने कहा कि हम एक उत्क्रमित हाई स्कूल देंगे। उसके नाम पे इन लोगों ने माध्यमिक स्कूल को उत्क्रमित कागज में कर तो दिया, लेकिन उसमें जो टीचर बहाल होने चाहिए थे, ट्रेंड +2 कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए जो टीचर बहाल होने चाहिए थे, वो किया नहीं इन्होंने। जो मध्य विद्यालय में पढ़ाता था वहीं उत्क्रमित हाई स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। मध्य विद्यालय में जो शिक्षक थे उसमें से कुछ एक को इन्होंने कहा कि आप उधर देख लीजिए, +2 के क्लासेस ले लीजिए। तो इसका देखिए, आप बहुत आसान है समझना कि जो टीचर मध्य विद्यालय के लिए योग्य था, उसके लिए ट्रेन था, वो बंदा +2 के बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा, कैसे होगा। इससे शिक्षण का जो स्तर था वो बहुत नीचे चला गया है और लड़के अयोग्य हो रहे हैं। लड़कों में वो योग्यता नहीं आ रही है जो आनी चाहिए थी। इससे दो चीजें हो गई, या तो एक तो +2 का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, और दूसरा जो 8वीं क्लास तक का बच्चा पढ़ता था वो भी पिछड़ते हुए जा रहे हैं। जब माध्यमिक वाले टीचर्स को उधर भेज दिया तो माध्यमिक वाले बच्चों के पास टीचर्स की कमी हो गई। ये एक दूसरा नुकसान हुआ। तो इन लोगों ने इस तरह का ऐसा काम किया है जो समाज जब समझेगा तो इन लोगों से इसका हिसाब मांगेगा। आप एक चीज़ और देखिए कि इन लोगों ने स्कूल के नाम पे ये जो खेल किया है, जब ये समझ में आएगा युवकों को, गार्जियंस को, ये सब बात हम लोग रखेंगे तो जब समझेंगे ना तब इनसे हिसाब मांगा जाएगा। बिल्कुल कि आपने क्या किया, शिक्षा को इतना नीचे ले जाने का क्यों ऐसा किया, ऐसा कृत क्यों किया। अच्छा सर, अब तो आपका आगाज जो है बेतिया लोकसभा के लिए हो गया है। बाकी बेतिया लोकसभा के तमाम जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जो भी बेतिया लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, हम लोग ये बात मानते हैं कि जो जनता होती है वो मालिक होती है। और आजकल इन लोगों ने बिल्कुल इसको पलट दिया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई इस तरह का व्यक्ति आता है तो उसके लिए रोड एकदम खाली हो जाना चाहिए, और जो मालिक है उसको डंडे लाठियों से दूर भगा दिया जाता है, सड़क खाली करो। ये निज़ाम जो इन लोगों ने बना रखा है, ये निज़ाम अंग्रेज़ों वाला निज़ाम है। और इसके बरक्स, इसके उल्टा जो हमारा डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी में जो मालिक होती है वो मालिक को हिसाब लेना चाहिए अपने जनप्रतिनिधि का। तो ये चीज़ का हम लोगों में जागरूकता लाएंगे कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है, ये व्यवस्था जनहित के खिलाफ काम कर रही है। और बाकी आप सुन रहे थे कि डॉक्टर नसीम हमारे साथ थे, जो बेतिया लोकसभा से भावी सांसद प्रत्याशी भी हैं। बाकी जनता बेसब्री से इनका इंतजार कर रही है, एक निगाह देखना चाहती है कि आखिर हमारे भावी सांसद महोदय कब हमारे क्षेत्र में आते हैं, कब जनता की समस्याओं को सुनकर कब अपना एक दर्शन देते हैं। अच्छा सर, आप क्षेत्र भ्रमण का जो प्रक्रिया लगभग तो शुरू कर ही दिए हैं, लेकिन ये कंटिन्यूली कब चलेगा, कब से आप सब लोगों से मिलना शुरू करेंगे? देखिए, अब जल्दी हम लोग हर प्रखंड के हर पंचायत तक जाएंगे, ये देखने के लिए कि अमुक पंचायत में वहाँ की लोकल क्या समस्याएं हैं। ओवरऑल तो ये पिछड़ा ज़िला है, लेकिन हर पंचायत की कुछ अलग समस्याएं हैं। इस सब के बावजूद कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इसके अलावा भी, तो हम लोग उस सब को चिन्हित करेंगे और फिर उन समस्याओं के लिए हर पंचायत स्तर पे हम अपना देखेंगे, रोड मैप बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे। उस हिसाब से फिर लोगों के सामने अपना उसका हम निवारण कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन का भी रखेंगे बात। फिर ये लोगों के ऊपर है कि वो उन बातों को समझे और फिर उस हिसाब से अपना प्लान ऑफ आगे का प्लान करें।
चलिए, बाकी आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, बाकी पूरी वीडियो को देखें, जो भी विचार होगा आपके प्रतिक्रिया का हम इंतजार जरूर करेंगे। लेकिन एक चीज़ें तो है, इनका चेहरा आने के बाद में जो पहले से राज करते हैं उनका चेहरा जरूर थोड़ा सा मुरझा सा हुआ है, क्योंकि आपका जो खौफ है उन लोगों के सामने साफ दिखाई दे रहा है। आपके समर्थन में बहुत सारे लोग भी हैं। बाकी अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, डॉक्टर साहब से फिर अगले वीडियो में क्षेत्र की और भी बहुत सारी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि इस जनता के विश्वास पे पूरे खरे उतर करके एक एक घर तक जा करके लोगों की समस्याओं को सुनेंगे जरूर, और सत्ता में आने के बाद उन समस्याओं का समाधान भी जरूर करेंगे। फिर अगर नहीं करते हैं तो फिर जनता तो मालिक होती है, बिल्कुल। फिर हमको हटा अपने जगह पर पहुंचा देगी। बाकी आप अपना विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।